हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सबको का पढ़ाई अच्छा चल रहा है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आज अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। दिस इज क्लास नंबर 1 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। हो सकता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इनफैक्ट होगा क्या है, काफी जन ने किया ही नहीं होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। वेदर इट कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ बीकॉम या हो सकता है दूसरे कोर्सेज के अंदर में। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया हुआ होगा। सो यू आर डूइंग दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज अ टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अकाउंट्स किया हुआ रहता है जनरली, जनरली किया हुआ रहता है अकाउंट्स एज अ बैकग्राउंड। कोई का अगर अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स कोई कोई बच्चों का किया हुआ रहता है। डेरिवेटिव समहाउ कोई का किया हुआ रहता है, समहाउ कोई का नहीं किया हुआ रहता है। सेम विद द फिक्स्ड इनकम। बट जनरली ऑल टाइम जनरली कोई का नहीं किया हुआ रहता है। सो दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू एज ओवरऑल लेवल पे। सर कैसा है ये टॉपिक, इजी है, टफ है, कैसा है? देखो, टॉपिक एज ओवरऑल इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग, plus applicable for the real life if you want to get into alternative investments as an asset class। तो अगर इक्विटी में जाना चाहता है कोई, फिक्स इनकम में जाना चाहता है कोई, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहता है, मतलब सर प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स को सर कैसे इवेलुएट करें, स्टार्टअप्स को कैसे इवेलुएट करें, कैसे फीस मिलता है स्टार्टअप से सर, जब पैसा अपने इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, हाउ वी गेट दी फीस सर, कौन होता है बीच में जब अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप कंपनीज में, देयर is there any mediator who will help us to invest our money into the startup companies and all। सारा चीज इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस होने वाला। रियल स्टेट पे सर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट बाइंग दी प्रॉपर्टी प्लीज। हाँ, वो सबको पता है यार, प्रॉपर्टी बाई कर ले डायरेक्टली, वो सब चीज नहीं। उसके अलावा व्हाट आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दी रियल स्टेट, वो सब चीज बात करेंगे। हेज फंड, हो सकता है कभी कोई सुना ही नहीं होगा हेज फंड के बारे में। सर हेज फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या अपने हेज फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? प्राइवेट कंपनीज जो मैंने आपको बोला, वेंचर कैपिटल वगैरह में सर, स्टार्टअप कंपनीज वगैरह में कैसे इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो बोलने के लिए ये छोटा टॉपिक है, वी हैव जस्ट 7 चैप्टर्स, तो ओनली 7 चैप्टर्स, बट दोज चैप्टर्स आर आल्सो स्मॉल। ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर्स, लाइक एवरी चैप्टर विल हैव अराउंड 3-4 एलिवेस, दैट्स इट। बट उस एलिवेस के अंदर में डिस्कस करने का बहुत कुछ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, चीज समझ में आ रहा है? तो सर देखने के लिए हो सकता है फर्स्ट जो चैप्टर होगा देखेगा तुम, हो सकता है 3 पेज का होगा, जस्ट 3 पेजेस। बट अपने जब डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, आप इवेलुएट कर पाओगे यार एक्चुअली चीज बहुत है अंदर में डिस्कस करना, बिकॉज दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी आर यूज्ड, एंड फॉर दैट यार अपने वहां पे रश नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिग इनटू ईच एंड एवरी टर्म टू एंश्योर कि यार वो पूरा का पूरा आपको क्लास के साथ में समझ में आ जाए, और घर पे आपका एफर्ट कम से कम हो। जो अपने हमेशा इंश्योर करते हैं कि भाई आपका जो एफर्ट हो ना घर पे, जो मैं क्लास में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो एक बार आप गो थ्रू कर लो, चाहे मेरा नोट्स हो चाहे स्क्वाइजर, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। उसके बाद क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करते हैं, को रीडिंग्स का, स्क्वाइजर का। आपका मेन होमवर्क रहता है गो थ्रू करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो प्लीज अलर्ट पूरा रहना क्लास के अंदर में, पूरा एनर्जी चाहिए मेरे को यहाँ पे। जैसे तुम अभी तक सारा टॉपिक्स में दिखाते हुए आ रहा है, डेरिवेटिव हो, इक्विटी हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, क्यूएम हो, आई नो। एक फर्स्ट सब्जेक्ट, जो फर्स्ट टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो वो एक एनर्जी जो होता है, और जब 3-4 टॉपिक चला जाता है उसका थोड़ा सा एनर्जी टोन डाउन हो जाता है। बट आई विल इंश्योर कि वो एनर्जी एकदम भी डाउन नहीं हो, एकदम भी एनर्जी आपका डाउन होना नहीं चाहिए। नया टॉपिक है, उसको एकदम नया एनर्जी के साथ अपने को पढ़ना, और एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई नया चीज पढ़ो ना, तो उसको इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, यार इसमें क्या नया सीखने मिले, what we will learn from this new topic। obviously एग्जाम तो ओरिएंटेड है ही, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बट हाँ जहाँ पे एप्लीकेबल होगा एग्जाम्पल्स देना, जहाँ पे थोड़ा सा साइड स्टफ बताना, वो भी मैं इंश्योर करूंगा यार, पढ़ाई के साथ आप प्रैक्टिकल लाइफ भी आप को रिलेट कर पाओ। ऑब्वियसली फोकस तो रहेगा एग्जाम, बट साथ में कुछ कुछ अपने रियल लाइफ भी एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे लेने का, सो दैट आप जो भी मैं बोलूँ आपको एकदम 100% सब कुछ समझ में आए और आपके दिमाग में बैठ जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द एग्जाम। ये समझ में आ रहा है कि सर टोटल 7 टॉपिक्स होने वाला है। सर एज अ ओवरऑल टॉपिक ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। वैसे इजी है बोलने के लिए, बट सिंस देर आर अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, तो बच्चों को एक बार डाइजेस्ट करने में इनिशियली टाइम लगता है। बट सबसे इजी टॉपिक बाद में, आउट ऑफ 10 टॉपिक्स सब कोई को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लगता है। यस, सबसे इजी टॉपिक कोई कोई अगर L1 क्लियर किया उसे पूछेगा तो देखना उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक कैन बी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि छोटा है प्लस इजी है टॉपिक एज ओवरऑल। ठीक है, तो प्लीज उसी हिसाब से, उसी माइंडसेट से आप
टॉपिक को अप्रोच करना है। बट कितना बार क्या होता है ना, कोई इसको नेगेटिव फॉर्म में भी ले लेता है कि सिंस तो छोटा टॉपिक है, राइट, एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स लाइक इक्विटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ऑल, तो बच्चे इसको सिंसियर नहीं लेते कितना बार, और उसके वजह से गड़बड़ हो जाता है, आपका ओवरऑल मार्क्स डाउन हो जाता है इन दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। यस, दिस हैज हैपेंड। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आपका टारगेट होना चाहिए 100%, वहां पे बच्चा लोग 50 या 50-60% लाने में भी स्ट्रगल करता है, जस्ट बिकॉज क्या, क्योंकि बोला गया था इजी है। इजी अपने जगह है कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन रिस्पेक्ट इसको फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, क्यूएम जितना ही आपको रिस्पेक्ट देना। कोई भी टॉपिक को प्लीज रिस्पेक्ट कम मत करना, इवन तो अगर वो टॉपिक इजी है भी तो, क्योंकि क्या होता है, अपना रिस्पेक्ट अगर कम हो जाता है कोई भी टॉपिक से, तो समझ में आ जाता है अपने यहाँ सिंसियरिटी दिखाते नहीं है, और अल्टीमेटली एग्जाम में फिर अपना मार्क्स अपने को सिंसियरिटी नहीं दिखाता, वो एवरेज फिर आपका कम हो जाए। ठीक है, इसमें बताना क्लास 1 में इंपॉर्टेंट है, ताकि यार बच्चा का ना क्या होता है, माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जब मैं बोलता हूँ इजी टॉपिक है, वो रिलैक्स, बस ठीक है यार, सर पढ़ा रहे, आराम से सुनना है। भाई सुनना तो है, लेकिन साइड बाय साइड एक्टिवली सुनना है, नॉट पैसिव सुनना। समझ में आ रहा है ना, एक्टिव मैनेजमेंट वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट वाला चीज, कि सर पैसिव सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहा है, एक्टिवली सुन रहा है, अपना दिमाग रन करे, चीजें समझ रहे, एग्जाम्पल सारा समझ रहे और डाइजेस्ट कर रहे हैं हर एक चीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग है अपना रीडिंग नंबर 78, विच इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फीचर्स, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स। फटाफट से नंबर ऑफ एलियोस देख ले पहले, यहाँ पे सर आंसर देखिए। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, एलियोस नंबर ए, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। पूछ रहा है कि सर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैटेगरीज है, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या कैटेगरीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से टाइप का हो सकता है, राइट। ये आपका एलओएस नंबर ए है। एलओएस नंबर बी है, कंपेयर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, को इन्वेस्टमेंट एंड दी फंड इन्वेस्टमेंट मेथड्स फॉर दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। कैसे कैसे अपने इन्वेस्ट करेंगे और कौन कौन से मेथड्स को अपने कंपेयर करेंगे, जो 3 मेथड्स है दैट वी हैव टू कंपेयर। एलओएस नंबर बी ये था। एलओएस नंबर सी थोड़ा बड़ा है, डिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट ओनरशिप एंड कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर कॉमनली यूज्ड इन दी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ओनरशिप क्या, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी होता है, ट्रस्ट होता है, क्या होता है, पार्टनरशिप होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एंड कॉम्पनसेशन वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 2-3 पेज है, बट द बैड पार्ट ऑफ दिस एलओएस इज, यहाँ पे बहुत थ्योरी लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यहाँ से थ्योरी तो लिखा हुआ है, बट मैं इसको कैसे पढ़ाने का ट्राई करूंगा एलओएस नंबर सी को, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा, मतलब न्यूमेरिकल्स। एलओएस नंबर सी यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरी है, बट अपने क्लास में क्या मेथड फॉलो करेंगे, सम्स, न्यूमेरिकल सम्स करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सम्स जो मैं करवाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज रीडिंग नंबर 79, उसका सम्स मैं आपको यहाँ पे ही करवा दूंगा। यस, उसका सम्स यहीं पे करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है 50-60% आपको समझ में नहीं आए, मैं बोल दूंगा थ्योरी, बट आपको समझ में नहीं आएगा पूरा का पूरा, देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी। वेयर एज सम्स करवाने के बाद अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, एकदम ईजी, एकदम ईजी लगेगा आपको, आपको लगेगा हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है, जो भी ये लोग टर्म्स वगैरह, ये समझ में आ रहा है। सर एलियस नंबर ए, एलियस नंबर बी अपना थ्योरी, एलियस नंबर सी बोलने के लिए थ्योरी है एज पर ऑथर, बट क्लास का अपना मेथड क्या होने वाला है, सर आप सम्स करवाओगे कौन सा चैप्टर का, जो कि नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है, उसका सम्स मैं यहीं पे आपको करवा दूंगा। ठीक है, और वहां पे अपने उस सम्स को स्किप करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको मतलब ऑलमोस्ट सारा सम्स करवा दूंगा, टू इंश्योर आपका वो सम्स भी हो गया नेक्स्ट चैप्टर का, प्लस ये जो एलियस नंबर सी है इस चैप्टर का, दैट विल हेल्प यू टू पिक अप दैट थ्योरी पोर्शन। आई होप आपको पूरा का पूरा लिस्ट नंबर सी के बारे में एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, कि सर सम्स करवाएंगे, उसके बाद थ्योरी वहीं से आप हेल्प करवा देंगे अपने सम्स के थ्रू, कि भाई थ्योरी कैसे पिक। सर घर पे तो देखो ऐसा है, जब तुम रिवाइज करेगा तो ऑब्वियसली आपका 2-3 चैप्टर हो जाएगा, देन यू विल डू दी रिविजन एंड एवरीथिंग, राइट। तब तक सेकंड चैप्टर भी हो जाएगा और आप यू विल बी एबल टू को रिलेट, तो आप क्वेश्चंस करो, उसके बाद थ्योरी पढ़ो, तो आप आराम से को रिलेट कर पाओगे। तो घर पे भी आपको वैसे ही पढ़ना है, सम्स करना है आपको, जो भी मैं सम्स करवाऊंगा, मेरा एग्जाम्पल्स वगैरह करवाऊंगा, वो सम्स करने के बाद स्क्वाइजर का भी सम्स करवाऊंगा मैं क्लास के, उसके बाद मैं आपको एलओएस नंबर सी करवाऊंगा, टू इंश्योर बहुत पूरा का पूरा जो थ्योरी है मस्त पिकअप हो जाए। इज इट फाइन, समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कैसे स्टार्ट करो? भाई एलओएस वाइज स्टार्ट करें, एलओएस नंबर ए से स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ पे एकदम बेसिक चीज समझाया गया है। बोला डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। सर व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का, कैटेगरीज बताइए कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होता है। दो चीज सर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड इज व्हाट, कैटेगरी। उसके पहले जाने के पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स।
इज इट फाइन? ऑल्टाई को मैं एआई लिखूंगा, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं भाई। एआई मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, बट इतना बड़ा लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो मैं बार बार क्लास में एआई वर्सेस टीआई लिखूंगा। एआई वर्सेस टीआई, हाँ सर समझ में आ गया। कि सर पहले तो ये बता दीजिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है। सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कहीं पे पढ़ा है? यस, कहाँ पे? इक्विटी, इक्विटी 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 कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर है सर, वहां पे पढ़े थे। यस पढ़ा है तू। सर विच एलओएस, एलओएस नंबर भी चेक कर लेना बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में चेक करना, याद आ जाएगा तुमको, जब तुम देखेगा याद आ जाएगा। तो सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सबसे पहला, सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मींस इन्वेस्टमेंट्स इन दी स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स इन दी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लाइक तुम एफडी वगैरह में पैसा डाला हुआ है तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। सर कैश होल्ड किए हुए तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब सर इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक्स, बॉन्ड्स, और क्या बोला? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा फिर? What are the different forms of investments in the alternative investments? It can be investment in the form of commodity, gold में अगर तुम इन्वेस्टमेंट करें, commodity, commodities में सर wheat oil, right? Wheat oil, then क्या बोला? Gold, yes, gold commodity, sugar, cotton, tea, this can be the form of investments, commodities है ये सब सारे। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा सर? कमोडिटी में अगर आप इन्वेस्ट करो, लिखो ऑल्टाई को। ट्रेडिशनल तो ठीक है, ऑल टाइम में सर क्या आएगा? कमोडिटी बोला मैंने, कमोडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल योर गोल्ड, क्रूड ऑयल, व्हीट, और क्या चीज आएगा कमोडिटी के बाद? सर कमोडिटी के बाद आएगा आपका प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट कैपिटल मतलब हो गया सर प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी में अपने इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट डेट में इन्वेस्ट करेंगे, सब चीज डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, उसके बाद प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, प्राइवेट डेट क्या होता है, वो सब सारा चीज में आऊंगा, बट एक बार मैं सुपरफिशियली सिर्फ बताना चाह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी। सर कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का मतलब सर गोल्ड, कॉफी, शुगर, ऑल दिस, प्राइवेट कैपिटल, रियल स्टेट, रियल स्टेट, रियल स्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, रियल स्टेट, कमोडिटी, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आ जाएगा, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, ठीक है, फार्म लैंड, सर वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे सर ग्रासेस, क्रॉप्स ग्रो करता है, हार्वेस्टिंग होता है, एंड उसको अपने सेल करते हैं मार्केट के अंदर। फाइन सर, मैंने एक लैंड खरीदा वेयर सर क्रॉप्स आर ग्रोइंग, आई एम हार्वेस्टिंग एंड आई एम सेलिंग इनटू द मार्केट। अरे इनकम आ रहा है ना भाई, इनकम आ रहा है, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। टिम्बरलैंड, टिम्बरलैंड मतलब क्या होता है सर? जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड होता है ना, फॉरेस्ट लैंड सर, जहाँ पे ट्रीज वगैरह उगता है, वुडन वुडन ट्रीज, उसको अपने क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, काट के वो वुडन ट्रीज को क्या मार्केट में बेचते हैं, फर्नीचर्स वगैरह के लिए, जो भी अल्टीमेटली जो भी कंपनी होता है वो बाई करता है। तो सर इट्स अ फॉर्म ऑफ व्हाट? अगेन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। हेज फंड्स, हेज फंड्स, ठीक है, बाद में आऊंगा हेज फंड्स का मतलब क्या है, क्योंकि अभी पूरा डाइवर्जन हो जाएगा फिर। तो सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाएगा? सर कमोडिटी आ जाएगा, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड आ जाएगा, हेज फंड्स आएगा। कोई के मन में क्रिप्टो भी चल रहा होगा पक्का, कोई के मन में क्रिप्टो चल रहा होगा, तो सर वो भी आएगा। मतलब क्या हो गया? डिजिटल एसेट्स, डिजिटल, डिजिटल एसेट्स, इज इट फाइन? हाँ सर, ठीक है। तो दिस कैन बी दी फॉर्म ऑफ द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। डोंट वरी, हर एक चीज को लेकर अपने अच्छे से समझने वाले, बिकॉज एलओएस नंबर ए जो है वो क्या बोलता है? डिस्क्राइब द फीचर्स एंड कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली मैंने क्या किया यहाँ पे? कैटेगरीज लिखवा दिया बात करते करते, कैटेगरीज कि सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हो सकता है। एआई में क्या बोला था? स्टॉक्स, याद है, बॉन्ड्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? फिर ये सब चीज अपने हर एक चीज को लेकर डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का। सर समझ में आया? एआई वर्सेस टीआई। अब आते हैं सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एआई वर्सेस टीआई?
डिफरेंस बिटवीन एआई एंड टीआई, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में सर क्या डिफरेंस, क्या व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है, अपने मन में आंसर देना। ऑब्वियसली तुम अभी मेरे से बात नहीं कर पा रहा है, बट ऐसा सोचो मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके मन में आंसर आना चाहिए, जो आपके मन में आंसर आएगा वो यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो सामने पहले तो दिखा देता हूँ। हाँ, ये टीआई वर्सेस एआई का स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आपके हिसाब से एआई वर्सेस टीआई कौन सा सबसे ज्यादा इलिक्विड होगा? इलिक्विड, इलिक्विड मतलब समझ में आता है सर? उसको इतना इजिली बेच नहीं सकते हैं, जो अपना एसेट्स है ना उसको इतना इजिली बेच नहीं सकते। ठीक है, इलिक्विड। एक होता है लिक्विड, सर लिक्विड मतलब जिसको इजिली सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर में एट दी फेयर वैल्यू, मतलब अपने उसको आराम से फेयर वैल्यू पे बेच सकते हैं। और इलिक्विड उल्टा हो जाएगा सर, जिसको अपने इतना इजिली बेच नहीं सकते हैं, और बेचेंगे तो सर हो सकता है अपने को जो मार्केट प्राइस है वो नहीं मिला, मतलब आई हैव टू सेल एट डिप्रेस्ड प्राइस। कौन सा? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा इलिक्विड होगा? ऑब्वियसली आंसर आ रहा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का। सर प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टार्टअप कंपनीज, रियल एस्टेट को इतना इजीली बेच नहीं सकता, इट टेक्स टाइम, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन एआई वर्सेस टीआई क्या? सर जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होता है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड लिख रहा हूँ, फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो टीआई उसका ऑपोजिट हो जाएगा, इज इट फाइन? अब वो ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक बीच में कॉलम डालते हैं एआई क्या टीआई क्या, एकदम बच्चों जैसा चीज हो जाएगा। तो मैं एआई के बारे में लिख रहा हूँ, टीआई उसका ऑपोजिट हो जाएगा, इज इट फाइन? हाँ सर समझ। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या सर? इट इज एक्चुअली व्हाट? इलिक्विड। इलिक्विड होता है कि सर इसको इतना इजी बेच नहीं सकते। एग्जांपल तो मन में सोच सकता है रियल एस्टेट का, तो इतना इजीली रियल एस्टेट बाई करने के बाद सेल करना थोड़ा सा दिक्कत का चीज होता है। बट देयर इज ए एक्सेप्शन, रीट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेप्ट रीट्स। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बाद में आऊंगा। ठीक है सर, रियल एस्टेट को इतना इजीली बेच नहीं सकते, बट रीट्स जो एक्सचेंज में ट्रेड करता है उसको अपने बेच सकते हैं। रीट्स का मतलब क्या, प्लीज उसको एक बार पाक करते हैं बाद में। सर एज ओवरऑल बताइए ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है सर? इलिक्विड होता है, जल्दी से उसको बेच नहीं सकते। और आपको क्या लगता है टीआई वर्सेस एआई, इसमें सर मार्केट मार्केट के अंदर में ट्रांसपेरेंसी कम होगा? ट्रांसपेरेंसी कम होगा कि आपको उसका एसेट का वैल्यू, फेयर वैल्यू पता नहीं होगा, या फेयर वैल्यू निकालना प्रॉब्लम है? फेयर वैल्यू निकालना प्रॉब्लम है कि सर मार्केट में उस चीज का भाव क्या चल रहा है, उस चीज का वैल्यू क्या चल रहा है, सर उसको निकालना बहुत प्रॉब्लम है। किसके अंदर में? एआई के अंदर में। क्यों? क्योंकि सर स्टॉक्स का तो दाम देख सकते हैं, बॉन्ड भी ट्रेड होता है, कैश एंड कैश तो मतलब वो तो आपके पास पड़ा ही है। रियल एस्टेट ट्रेड होता है क्या? प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, कोई और के हिसाब से कुछ और हो सकता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव। रियल एस्टेट अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आपका तो मन करेगा ना यार उसको सबसे ज्यादा दाम पे बेचे। वेर कोई दूसरा बायर होगा, वो क्या करेगा सर? सस्ते दाम पे बाई करने का ट्राई करेगा आपसे। तो दी इन्वेस्टर, द वैल्यू ऑफ द रियल स्टेट, या इनफैक्ट इन केस ऑफ प्राइवेट इक्विटी, इन केस ऑफ प्राइवेट डेट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। सो दैट इज वाई द मार्केट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली व्हाट? लेस ट्रांसपेरेंट है, लेस ट्रांसपेरेंट है। समझ में आ रहा है? यस, ट्रांसपेरेंट कि सर क्या दाम पे ये रियल स्टेट ट्रेड करा, कैसे पता लगेगा यार? मतलब ऐसे थोड़ी मार्केट प्राइसेस अवेलेबल है। अरे यू कैन सी दी प्राइसेस ऑफ रिलायंस, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, जोमैटो, वो सब का तुम दाम देख पा रहा है? कोई प्रॉपर्टी का दाम देख रहा है क्या? लेट्स लेट्स बी प्रैक्टिकल, कोई प्रॉपर्टी का तो दाम देख नहीं रहा है। दैट इज व्हाई मार्केट्स आर एक्चुअली व्हाट? लेस ट्रांसपेरेंट। और अगर मार्केट्स जब भी ट्रांसपेरेंट कम होता है, इफ द मार्केट्स आर लेस ट्रांसपेरेंट, आपको क्या लगता है जो मार्केट होगा दैट विल बी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट? एफिशिएंट और इनएफिशिएंट इज फाइन, आई होप इक्विटी कर लिया तो। सर अगर लेस ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली मार्केट क्या होने वाला है? लेस एफिशिएंट। इफ मार्केट्स आर लेस ट्रांसपेरेंट मार्केट, देयरफॉर लेस एफिशिएंट मार्केट। और अगर मार्केट्स लेस एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, मार्केट्स इनएफिशिएंट और लेस एफिशिएंट है, तो क्या करना चाहिए? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पैसिव। ऑब्वियसली सर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करिए। देयरफॉर एक्टिव, क्या लिखूं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या करिए सर? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करिए। आई होप तुम ये सब चीज सारा समझ पा रहे हैं, क्योंकि अपने पूरा का पूरा आप इक्विटी में नहीं जा सकते। ये आप समझ रहे हो कि सर अगर मार्केट्स लेस एफिशिएंट है तब तो आपको क्या करना चाहिए? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, राइट? जब आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो
राइट? तो फीस ज्यादा लगता है या कम? सर ज्यादा लगता है, कोई डाउट नहीं है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में टू टाइप्स का फीस होता है, एक होता है मैनेजमेंट फीस, एक होता है इंसेंटिव फी। सर सिंपल रखते हैं, इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कंपनी तो आपको क्या मिलता है? सर फिक्स सैलरी मिलता है हर महीने। और क्या एक्सपेक्ट करते हो? सर कंपनी बोनस दे दे, साल में एक बार बोनस दे दे। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। एक होता है मैनेजमेंट फीस जो कि फिक्स्ड होगा। मैनेजमेंट फीस, इसको आप अपना सैलरी सोचो, मैं यहाँ पे सैलरी लिखूंगा नहीं, बट अगर आप नोट्स अपना डेवलप कर रहे हो तो वहां पे इनफॉर्मली लिख सकते हो कि सर मेरा सैलरी का बात करें जो कि एक फिक्स अमाउंट मेरे को मिलेगा। मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव फी। इंसेंटिव इज फाइन, बोनस। इंसेंटिव, इंसेंटिव फी ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस फी। परफॉर्मेंस, हाँ सर समझ में आ रहा है, कैसा तुम परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस फीस या बोनस मिलता है। मैं बोनस नहीं लिखूंगा यार, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा, बट हाँ सर समझ में तो आ गया कि मैनेजमेंट फीस आप फिक्स्ड बात कर रहे हो, लिख दो ये वाला चीज एटलीस्ट, ये लिख सकते हैं सर, फिक्स्ड लिख दीजिए। और इंसेंटिव फी को क्या लिखूं, फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल, क्योंकि सर परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव फीस इज हायर, हायर होता है किसमें सर? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। ऑल्टरनेटिव, सर व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल? व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल? सर ट्रेडिशनल में मार्केट्स क्या लिक्विड? सर ट्रेडिशनल में मार्केट्स आर ट्रांसपेरेंट, देयरफॉर मार्केट्स आर एफिशिएंट। तो सर अगर मार्केट्स एफिशिएंट है तो क्या करें, एक्टिव या पैसिव? पैसिव। तो अगर सर पैसिव करेंगे, पैसिव मैनेजमेंट करेंगे तो इंसेंटिव फी हाई फीस देना होगा? नहीं, ये पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर को आप क्यों इंसेंटिव फी हाई फी दोगे, राइट? यू हैव टू पे ओनली व्हाट, फिक्स्ड फी, राइट? तो एकदम अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर किसका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है? यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू सर्टेन एसेट क्लास, सर किसका हिस्टोरिकल डेटा आराम से मिल जाता है? मिल जाता है, प्लस रियलाइबल भी होता है। दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने यूज किया सर, हिस्टोरिकल डेटा इज अवेलेबल ऑल्सो प्लस इट इज रियलाइबल। रियलाइबल वर्ड इज फाइन। सर कौन से डेटा में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? क्या लगता है आपको, ट्रेडिशनल में या ऑल्टरनेटिव में? सर किसके अंदर में डेटा, हिस्टोरिकल डेटा आराम से मिल सकता है? थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर करो, एकदम इजीली आंसर मिल जाएगा। सर किस में डेटा में आराम से रियलाइज कर सकता हूँ? ट्रेडिशनल के अंदर। वेयर एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में द प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू सर हिस्टोरिकल डेटा मिले नहीं। सर रियल स्टेट, रियल स्टेट सर लास्ट 10 ईयर्स में कितना बार खरीदा, कितना बार बेचा, इट्स डिफिकल्ट टू गेट द डेटा। वेयर एज सर स्टॉक्स का, कंपनी का तो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, प्लस सिंस स्टॉक्स आर लिस्टेड तो सर उसका डेटा रियलाइबल भी है बिकॉज दोज आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। वेयर एज सर रियल स्टेट का तो मतलब डेटा इधर इट इज नॉट अवेलेबल और इट इज नॉट रियलाइबल। मैंने रियल स्टेट का एग्जांपल लिया, आई कुड हैव टेकन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट इक्विटी। सर जो कंपनीज, जो फंड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर स्टार्टअप कंपनीज का इतना ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो सर हो सकता है रियलाइबल भी नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो सर क्या बोले, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हिस्टोरिकल डेटा मे नॉट बी अवेलेबल, इज इट फाइन? कि हो सकता है सर डेटा अवेलेबल नहीं है एंड नॉट रिलायबल। सर क्या तो डेटा अवेलेबल नहीं है, और है भी तो हो सकता है सर डेटा क्या रिलायबल ही। सर सिंस प्राइवेट इक्विटी का बात हो रहा है, ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट्स का, सर रियल स्टेट का बात हो रहा है, फार्म लैंड जमीन लेंगे, टिम्बर लैंड जमीन लेंगे, सर गोल्ड, कॉफी, शुगर, मतलब इतना बड़ा बड़ा चीज अपने इन्वेस्ट करें, मतलब इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें, इसका मतलब अमाउंट आउटफ्लो कितना होने वाला है? लार्ज इन्वेस्टमेंट और स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सर ऑब्वियसली लार्ज इन्वेस्टमेंट। वेर एज यू कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन केस ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड, सर शेयर्स बाई कर लो, 500 रुपीज में भी हो जाएगा। वेर एज रियल स्टेट थोड़ी 500 रुपीज में तुम बाई करेगा, एक्सेप्ट रीट्स, एक्सेप्ट रीट्स। सर रियल स्टेट एज अ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यू कैन नॉट बाई ना, राइट? तो सर लार्ज आउटफ्लो किस में होगा? लार्ज आउटफ्लो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्ट, लार्ज आउटफ्लो। अरे कोई के मन में ही भाई ये नहीं आए, एक सेकंड, लार्ज आउटफ्लो लिखते हुए मेरे को एक, मेरे मन में एक डाउट आया कि कोई बच्चे के बाद में पढ़ने के टाइम पे ये डाउट नहीं है कि सर अगर मैं से रिलायंस का 10,000 शेयर्स बाई कर रहा हूँ, रिलायंस का 3,000 पे ट्रेड कर रहा है रिलायंस, उसका 10,000 शेयर्स बाई कर रहा हूँ, तब तो सर मेरा लार्ज आउटफ्लो होगा। भाई उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं एक जमीन खरीदूंगा, एक लैंड खरीदता हूँ रियल स्टेट में, तो सर मेरा आउटफ्लो ज्यादा होगा, वेयर एज रिलायंस का एक शेयर बाई करूंगा तो 3,000 जाएगा। आर यू एबल टू मेक द डिफरेंस? भाई ये चीज डाउट नहीं आना चाहिए बाद में
कि सर तो बोल रहे थे लार्ज आउटफ्लो होता है ऑल्टरनेटिव, सर व्हाट अबाउट इफ आई एम बाइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, अरे भाई तब तो लार्ज आउटफ्लो होगा ही, आई एम टॉकिंग इन वन यूनिट। आई होप समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट होराइजन रियल एस्टेट में अगर तुम इन्वेस्ट करता है, कोई स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तुम क्या सोचता है तुम 6 मंथ्स में एग्जिट कर लेगा, 3 मंथ्स में एग्जिट कर लेगा, 1 ईयर में एग्जिट कर लेगा? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो सर। क्यों? क्योंकि सर बात हो चुका, फर्स्ट पॉइंट क्या सर, इलिक्विड होता है, इतना इजिली उसको बेच नहीं सकते हैं। तो सर इन्वेस्टमेंट होराइजन जो आपका टाइम होराइजन होगा, इट विल बी लार्ज और इट विल बी स्मॉल इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव, इट विल बी लार्ज। कोई भी तुम रियल एस्टेट बाई कर रहा है, तुम थोड़ी ट्रेड कर, आज बाई किए कल सेल कर दिया, नो, यू विल होल्ड फॉर 2-3 years। सर कोई स्टार्टअप कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर टाइम लगेगा ना उसको प्रॉफिट जनरेट करने में, विल हैव टू वेट फॉर 4-5 years। वेर एज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है अगर, तो जनरली मैं बोल रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगेन जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके ऊपर में डिपेंड करता है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग दी, इफ योर होराइजन इज फॉर द लॉन्ग टर्म। बट यस, जो मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इट विल बी व्हाट, लार्ज एज कंपेयर टू व्हाट, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट होराइजन। 7, लेवरेज, डेट, तो दूसरा का पैसा लेना, लेवरेज डेट। शॉर्ट सेलिंग, बोरो करके सेल, बोरो करके सेल, लेवरेज, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होगा? एआई के अंदर में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अपने लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, वेयर एज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली लॉन्ग पर्सपेक्टिव, लॉन्ग इज फाइन कि सर जनरली बाई करते हैं, वेयर एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को अपने शॉर्ट भी कर सकते हैं, बोरो करके सेल, बोरो करके सेल, एक्सटेंसिव यूज ऑफ, सब वापस से समझाऊंगा ये सब चीज, हाँ डोंट वरी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ लेवरेज, डेट, शॉर्ट सेलिंग। तो सर अपने क्या करेंगे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ लेवरेज, शॉर्ट सेलिंग एंड डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा यूज होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में। परफेक्ट। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, क्या तुम ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो मैनेजर को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट संभालने दे सकता है क्या? यू नीड स्पेशलाइज्ड मैनेजर फॉर दैट ना। अरे यार, कोई अगर मान लो उसका एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट के अंदर में, कैन यू गिव हिम द अमाउंट टू मैनेज फॉर द प्राइवेट इक्विटी? नो। अरे उसका एक्सपर्टाइज कुछ और चीज में है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कोई और चीज में है। दैट इज वाई फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स वी रिक्वायर व्हाट, स्पेशलाइज्ड मैनेजर, स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स चाहिए, क्योंकि उस एरिया में क्या हो, एक्सपर्ट हो, राइट? उस एरिया में क्या हो सर, एक्सपर्ट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर वी रिक्वायर व्हाट, स्पेशलाइज्ड। सर पोर्टफोलियो तो अपने पढ़े, पोर्टफोलियो अपने पढ़े, हाँ सर पढ़े तो है। ये मान ले मेरा ये पूरा पोर्टफोलियो है, इसमें मेरा इक्विटी है, बॉन्ड है, कुछ कैश है, कुछ एफडी है, कुछ म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है? तो मैं जनरली टीआई का बात किया यहाँ पे, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को लेके आइए, क्यों? डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एलओएस नंबर 1, एकदम बेसिक, क्लास 1 ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर रेदर देन इन्वेस्टिंग इनटू अ सिंगल एसेट क्लास, वी शुड डू व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। एंड डाइवर्सिफिकेशन आप कब एंजॉय कर सकते हो, व्हाट इज द कंडीशन, अगर कोई को याद है तो बोलो, कब एंजॉय कर सकते हो? सर जब, जब वो जो एसेट क्लास है ना जिसको अपने अपने पोर्टफोलियो में लेंगे, उसका कोरिलेशन इज लोअर बिटवीन दी टू एसेट क्लासेस। याद आ गया कि सर अगर अपने कोई एक एसेट क्लास ऐसा चूज करते हैं या कोई एक ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लाने का ऐसा सोचते हैं कि सर जिसका कोरिलेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, the correlation between the two asset classes should be low, so that as an investor we are able to enjoy what, diversification। exception क्या था, exception क्या था कि सर ड्यूरिंग कोविड ड्यूरिंग कोविड सर जब डिस्ट्रेस इकोनॉमी होता है, जब डिस्ट्रेस सिनेरियोज आता है, उस समय कोरिलेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। याद आ रहा है ऐसा कुछ? याद तो आना चाहिए भाई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एलओएस ए काफी अच्छा खासा अपने टाइम स्पेंड किया था, अगर आपको याद होगा। पहले सम्स करवाया था आपको, सम्स के थ्रू आपको थ्योरी पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है? तो सर अपने को ऐसा एसेट क्लास लेना चाहिए जिसका सर कोरिलेशन विद आवर दी एसेट क्लासेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ कोरिलेशन क्या है, लो
कोरिलेशन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सेम वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला ज्ञान। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग व्हाट? क्राइसिस। अरे देखो, जब मैं कोई चीज को लिंक करता हूँ ना यार, कोई चीज को लिंक करता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बंद करके जाके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बुक खोलो। एटलीस्ट क्लास के बाद आपको जरूर देखना कि सर ने जो बोला था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एलओएस नंबर ए, वो आपको जरूर एक बार गो थ्रू करना चाहिए। सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, सबसे पहला, जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ, यू विल बी एबल टू लिंक। सेकंड, आपका वो एलओएस फ्री में रिवाइज हो गया। यू हैव टू जस्ट स्पेंड 5-7 मिनट्स ना, 5-7 मिनट स्पेंड करो, उसको जस्ट चेक करो और देखो ये सब सारा चीज लिखा हुआ है कि नहीं। आपको याद भी आ जाएगा, प्लस आपका रिवाइज भी होगा, एंड यू आर एबल टू लिंक फ्रॉम दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ए आई एंड टी आई, आई होप मैंने जो भी मेरे दिमाग में था यहाँ पे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। अपने एक बार देख लेंगे इसको, एज अ जस्ट रन थ्रू कर लेंगे टू इंश्योर कि भाई अपना सारा का सारा पॉइंट्स कवर अप। मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी, लार्ज आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट होराइजन, आई होप हाँ ऑलमोस्ट हो गया। और ऑब्वियसली यार यहाँ पे अपने कोई तुमको थोड़ी बैठ के 9 पॉइंट्स लिखना है एग्जाम में, प्लीज। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ क्या क्या पॉइंट्स होता है जनरली। ऑब्वियसली यू विल हैव ऑप्शन नंबर ए बी सी, तुम उसको देखेगा तुमको याद आ जाएगा। इज इट फाइन? परफेक्ट। चलिए, तो अभी आपने क्या किया सर? डिफरेंस बिटवीन द एआई एंड द टीआई। तो आपने को जाना कहाँ पे? सर डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द कैटेगरीज ऑफ एआई। तो सर यहाँ पे ये लोग जो फर्स्ट पैराग्राफ में एआई और टीआई वगैरह को लेकर डिस्कस किया, लो कोरिलेशन वगैरह को लेकर डिस्कस किया। हाँ ये रहा, ये लोग 4-5 पॉइंटर्स डाला, मतलब ऊपर में भी डाला, जहाँ पे अपने यहाँ पे 9 पॉइंट्स डाले ना, ये लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स अलग से डाला, उसके बाद दे हैव कवर्ड इन दी पैराग्राफ फॉर्म में क्या लिखा है? मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, लो कोरिलेशन, लेस लिक्विड, लॉन्गर टाइम होराइजन, लार्ज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। मतलब ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए लिखा है ना मैंने। लार्ज आउटफ्लो, लार्ज आउटफ्लो। परफेक्ट। और हम्म, यहाँ पे देखो लोग क्या लिखा कुछ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूनिक फीचर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय द मैनेजर्स। देखते हैं क्या बोलने का मतलब है। देखो, यू आर अ इन्वेस्टर, तुम सोचो यू आर अ इन्वेस्टर, ठीक है? सर आप इन्वेस्टर हो, मैं इन्वेस्टर हूँ, कोई और इन्वेस्टर है, 3 जन को लेके आया, ठीक है? सर वो लोग अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इज इट फाइन? सर वो पैसा किसको दे रहा है? सर वो पैसा ना डायरेक्टली वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, मेरे वाले एग्जांपल में अभी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा, रेदर एक फंड को देगा वो पैसा। जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, अपने जब भी म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा, तो अपने डायरेक्टली मार्केट में थोड़ी डालते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग आवर मनी टू द पोर्टफोलियो मैनेजर, एंड दैट पोर्टफोलियो मैनेजर इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू द वेरियस स्टॉक्स एंड ऑल, राइट? बिकॉज दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इनटू दैट। सर अपने भी, ये अपने हैं हाँ, अपने भी डायरेक्टली सर कंपनीज में पैसा नहीं इन्वेस्ट करे, अपने एक फंड को पैसा दे रहे हैं, राइट? दिस इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, AIF। सर इसको कौन मैनेज करता है? सर इसको मैनेज करता है पोर्टफोलियो मैनेजर, उसका नाम है जनरल पार्टनर्स। जनरल पार्टनर्स, अपने क्लास में बोलेंगे जीपी, जीपी, जनरल पार्टनर। सर अपने कौन है? अपने इन्वेस्टर है, हाँ सर अपने तो इन्वेस्टर है। अपना नाम है LP, लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर। ये एलओएस नंबर सी का पार्ट है, बट जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तो आपको मतलब स्क्वाइजर का जो फर्स्ट एलओएस का कुछ कुछ चीज है वो क्लैरिटी नहीं होगा, तो आई थॉट कि यहाँ पे समझा देता हूँ, वहां पे वापस से रिविजिट करेंगे, क्या प्रॉब्लम? सर वी आर द इन्वेस्टर्स एंड वी आर नोन एज लिमिटेड पार्टनर्स। सर ये याद रखना पड़ेगा क्या, लिमिटेड पार्टनर? हाँ भाई याद रखना पड़ेगा, एलपी, एलपी अपने लिमिटेड पार्टनर। सर अपना पैसा जाके किसको दे रहे हैं सर? जनरल पार्टनर को दे रहे हैं। वो सर कहाँ, वो क्या कर रहा है सर? वो हो सकता है अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। से पोर्टफोलियो कंपनी ए, पोर्टफोलियो कंपनी 1, पोर्टफोलियो कंपनी 2, पोर्टफोलियो कंपनी 3, पोर्टफोलियो कंपनी 4। फॉर एग्जाम्पल सर हो सकता है स्विगी में इन्वेस्ट कर रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना स्विगी, सर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जोमेटो अभी लिस्टेड है,
अर्बन क्लैप, ठीक है, यूसी लिख देता हूँ, अर्बन क्लैप में इन्वेस्ट कर रहा है। और कौन सा कंपनीज बोलो भाई, थोड़ा सा हेल्प करो मेरे को भी, ऐसे स्टार्टअप्स तो बहुत सारा है। सर नाभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बहुत सारा है ऐसे तो। सर अपने पास पैसा है लेकिन अपने पास नॉलेज नहीं है कि सर स्विगी में पैसा इन्वेस्ट करे कि नहीं, अर्बन क्लैप में इन्वेस्ट करे कि नहीं, नावी में इन्वेस्ट करे कि नहीं, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, करे कि नहीं, क्यों? क्योंकि सर वी हैव द मनी, वी डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज हाउ टू इवेलुएट देयर बिजनेस। उनका धंधा कैसे समझे, उनका बिजनेस कैसे समझे सर? अपने पास लैक ऑफ नॉलेज है, अपने पास पैसा है, पैसा बहुत है अपने पास, लेकिन सर अपने पास लैक ऑफ नॉलेज, वी डोंट हैव द नॉलेज। तो सर किसको पकड़े अपने, जिसके पास नॉलेज है? सर जनरल पार्टनर को। जनरल पार्टनर का काम ही यही है क्या, कि सर आप उसको पैसा दीजिए, वो उसके बदले आपका पैसा पोर्टफोलियो कंपनीज में लगाएगा। तो सर ये क्या जीपी फ्री में काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई फ्री में काम करता है? नहीं करता है। तो सर वो क्या चार्ज करेगा? उसको तो कुछ पैसा देना पड़ेगा बीच में, इज लाइक अ ब्रोकर। सर उसको दो चीज देना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा मैनेजमेंट फीस विच इज फिक्स्ड, याद है, फिक्स्ड सैलरी फिक्स्ड, प्लस इंसेंटिव फी। प्लस व्हाट? इंसेंटिव फी। इंसेंटिव फी मतलब समझ गया ना, बोनस, ये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि सर आप अपना पैसा जनरल पार्टनर को दीजिए, जनरल पार्टनर क्या, पोर्टफोलियो कंपनीज में पैसा आएगा। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ट्राई किया समझाने का। ऑब्वियसली एलओसी में जाऊंगा और इसको अपने वापस से ड्रिल डाउन करेंगे, बट एक बार के लिए यहाँ पे आपके लिए इनफ है समझने के लिए कि सर अपने एलपी है, अपना पैसा जीपी को दे रहा है, और जीपी वो पैसा पोर्टफोलियो कंपनीज में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि सर वी लैक sufficient knowledge in terms of investing into those companies. That is why we are giving to the GP, and for that GP is charging what? मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव फी। सर जो भी यहाँ से रिटर्न मिलेगा वो अपना मैनेजमेंट फीस, अपना जो कट है, अपना जो फीस है वो कट करके मेरे को फाइनली एलपी को रिटर्न कर देगा। इज इट फाइन? सर ये जो एलपी है क्या अपने हो सकता है क्या LP अपने पैसा दे सकते हैं? भाई हो तो सकता है, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। इट्स नॉट लाइक म्यूचुअल फंड, 100, 5,000, 2,000, 1,000 रुपीज में नहीं बनेगा। हो सकता है सर यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है एलपी। यस। तो अरे स्टार्टअप कंपनी में तुम थोड़ी 500,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट सम मिनिमम अमाउंट, से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पैसा आप जीपी को दीजिए और जीपी पोर्टफोलियो कंपनीज में। इसीलिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है मतलब एलपी बनना। यू हैव टू हैव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड, यहाँ पर आपको से मिनिमम 10 लाख, 20 लाख रुपीज करना। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये एक्चुअली है प्राइवेट इक्विटी फंड, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो अपने बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड। फंड सर यहाँ पे पैसा आया, वो पैसा अलग अलग पोर्टफोलियो कंपनीज में, प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में इन्वेस्ट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स दैट फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय दी मैनेजर्स। सर मैनेजर्स कौन हो गया यहाँ पे? जनरल पार्टनर्स, जीपीस, पार्टनर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। इंफॉर्मेशन असिमेट्री, सर मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है बिटवीन दी फंड मैनेजर्स एंड दी इन्वेस्टर्स। सर फंड मैनेजर कौन हो गया यहाँ पे? जीपी, लिख लो यहाँ पे जीपी, बाद में आपको काम आएगा। फंड मैनेजर मतलब यहाँ पे जीपी बोल रहा है। इन्वेस्टर कौन हो गया? एलपी, लिखो इसके ऊपर में एलपी, और फंड मैनेजर मतलब जीपी। ठीक है, तो बोला इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिटवीन द फंड मैनेजर एंड द इन्वेस्टर्स व्हिच फंड्स टिपिकली एड्रेस बाय मींस ऑफ इंसेंटिव फी, इंसेंटिव बेस्ड फी स्ट्रक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा कि सर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है ये सब कंपनीज का, तो सर किसके पास है? जीपी के पास। तो सर मेरा पैसा जीपी को जाए, जीपी विल इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनीज एंड दे विल चार्ज व्हाट? मैनेजमेंट फीस एंड इंसेंटिव। डिफिकल्टी इन अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, सर ये लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा ये लोग ने जनरेट किया, बोला बहुत डिफिकल्ट है उसको अप्रेज करना। अप्रेज मतलब मेजर करना। सच एज मोर प्रॉब्लमेटिक एंड लेस अवेलेबल हिस्टोरिकल रिटर्न एंड वोलेटिलिटी डेटा। इज इट फाइन कि सर हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, कहीं लिखा था ना आपने, आ गया लेस हिस्टोरिकल डेटा नॉट रिलायबल, ये रहा। हिस्टोरिकल डेटा क्या तो अवेलेबल नहीं है या तो रिलायबल नहीं है। किसका सर? जीपीस का। जीपी का डेटा क्या तो अवेलेबल नहीं है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का, और अवेलेबल है भी तो सर हो सकता है रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, सारा चीज अपने डिस्कस करें। कोरिलेशन वगैरह को लेकर डिस्कशन हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कैटेगरीज। व्हाट आर दी डिफरेंट कैटेगरीज, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना जब स्टार्ट किए थे अपने, डिफरेंस बता, डिफरेंस के पहले कैटेगरीज। अब इस पे फोकस है अपना, ठीक है कि सर व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो पहला कैटेगरी है यहाँ पे, द फर्स्ट कैटेगरी
कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। पहला कैटेगरी है प्राइवेट कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल, अभी जो प्राइवेट कैपिटल है दिस कैन बी इन दी टू फॉर्म्स, एक होगा प्राइवेट इक्विटी और होगा प्राइवेट डेट। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट। ये जो प्राइवेट इक्विटी है दिस कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ टू टाइप्स, एक होगा एलबीओ, लेवरेज्ड बाई आउट, एंड सेकेंड होगा वीसी, वेंचर कैपिटल। लेवरेज बाई आउट, वेंचर कैपिटल। देखो ये लोग क्या किया है ना, यहाँ पे कैटेगरीज जो लिखा हुआ है ना सिर्फ टच अप ऑन किया, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा आने वाला जो चैप्टर्स है ना उस पर पूरा का पूरा ड्रिल डाउन करेगा। एलबीओ क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, प्राइवेट डेट क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, तो आने वाला चैप्टर्स में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सर क्या करेंगे आपने, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, मतलब ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए, बट बहुत ज्यादा अपने एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वो पूरा का पूरा अलग डिस्कशन हो जाएगा। फिर ये समझ में आ रहा है कि सर आने वाले चैप्टर्स के अंदर में आप वापस से ये वाला चीज को रिविजिट कराओगे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में कराओगे। यहाँ पे सर आप एक आइडिया जरूर दे दोगे सो दैट अपना ये चैप्टर होलिस्टिकली तो कंप्लीट हो जाए विद अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो सर ये सबसे पहला प्राइवेट इक्विटी होता क्या है। प्राइवेट कैपिटल मैंने बोला तो सर उसके अंदर में प्राइवेट इक्विटी है। प्राइवेट इक्विटी, तो सर आप बोल रहे हो कि सर एज ए इन्वेस्टर वी आर इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, सर अपने इक्विटी स्टेक ले रहे हैं। सर ये जो एलपीज है वो क्या जीपी को पैसा दे रहे हैं, एंड जीपी क्या कर रहा है सर, ये पोर्टफोलियो कंपनी 1 2 3 4 में सर किस में कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है, इक्विटी में पैसा लगा। प्राइवेट इक्विटी मींस द जीपी इज द जीपी इज द फंड इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग। जीपी या फंड बोलूं एक ही बात है, जीपी या फंड बोलूं एक ही बात है। हाँ सर, ये जो फंड है सर वो कहाँ पे पैसा लगाएगा, सर ये पैसा लगाएगा प्राइवेट कंपनीज के अंदर में, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज वगैरह में पैसा लगाएगा, या पब्लिक कंपनी में पैसा लगाएगा जो अब प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाह रहा है। क्या सर, दे कैन इधर इन्वेस्ट इनटू द प्राइवेट कंपनीज और दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू द पब्लिक कंपनीज व्हिच नाउ नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्राइवेट कंपनी। सर जो प्राइवेट कंपनीज में अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो सर प्राइवेट इक्विटी वहां पे पैसा। अब इसके अंदर में दो कैटेगरीज को लेके ये लोग टच अपॉन किया, एक है लेवरेज्ड बाई आउट, एक है वेंचर कैपिटल। सबसे पहले मैं वेंचर कैपिटल को लेके बात करता हूँ। सर वेंचर कैपिटल क्या हुआ, सर लाइक प्राइवेट इक्विटी, जो प्राइवेट इक्विटी फंड है ना, फंड प्राइवेट इक्विटी फंड है ये फंड, हाँ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और प्राइवेट इक्विटी फंड। तो सर वेंचर कैपिटल क्या होगा, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फंड का एक पार्ट है, वो स्टार्टअप कंपनीज में पैसा लगा। वेंचर कैपिटल सर पैसा लगाएगा स्टार्टअप कंपनीज। सिकोया का अगर बाई चांस कोई नाम सुना है, नहीं सुना है तो प्लीज गूगल करो, वीसीज डालो गूगल के अंदर में, वीसीज वेंचर कैपिटल कंपनीज, उसमें तुम देखेगा ब्लैक रॉक का नाम आएगा, सिकोया का नाम आएगा। ठीक है, तो सर ये लोग करता क्या है यार, ये लोग ना स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्विगी में इन्वेस्ट किया है, अर्बन क्लैप में इन्वेस्ट किया है, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया है, वाइल्डक्राफ्ट में इन्वेस्ट किया है। तो सर ये लोग क्या करता है, वेंचर कैपिटल ये लोग स्टार्टअप कंपनीज में, क्योंकि सर कंपनी ना अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ, द कंपनीज आर नॉट येट मेच्योर्ड, राइट सर, अभी ये लोग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है सो दैट आगे में जाके ये लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। शार्क टैंक, शार्क टैंक, राइट, तो ऑब्वियसली वो वीसी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने पर्सनल पैसा में इन्वेस्ट नहीं करता, वो लोग का कंपनीज एक्चुअली इन्वेस्ट करता है, राइट। तो सर वेंचर कैपिटल क्या होगा, सर दे इन्वेस्ट इनटू द अनप्रूवन कंपनीज, सर जिसका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ नहीं हुआ, बट यस दे हैव अ लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग इनटू व्हाट, स्टार्टअप कंपनीज, तो जिस स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, राइट। स्टार्टअप, ठीक है। सर लेवरेज बाई आउट क्या होता है लेवरेज बाई आउट होता है, लेवरेज 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 नाम से देखो लेवरेज, सर ये क्या करेगा लेवरेज बाई आउट, ये या तो कोई प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, या तो कोई प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, या सर पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसको प्राइवेट करना है, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसको सर प्राइवेट करना है। सर कैसे इन्वेस्ट करेगा, लेवरेज लेके मार्केट से, ये जो फंड है ना एलबीओ लेवरेज बाई आउट फंड, सर वो क्या करेगा, मार्केट से डेट लेगा, डेट डेट लोन लोन वो लेगा, और सर प्राइवेट इक्विटी में लगाएगा या पब्लिक कंपनी में लगाएगा, जिसको कन्वर्ट किस में करना है, सर प्राइवेट में है। तो प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट करना है, रीजन, सर जो पब्लिक कंपनी है ना वो स्टेबल कंपनी है, स्टैब्लिश कंपनी है, एज कंपेयर टू स्टार्टअप। तो चीज समझ में आ रहा है, इसे स्टार्टअप के कंपेयर में जो पब्लिक कंपनीज होता है, लिस्टेड कंपनीज होता है, वो तो सर स्टैब्लिश होता है, उसका सर कैश फ्लोज वगैरह स्टेबल वगैरह होता है। यस, एलबीओ क्या करेगा, वो सब कंपनीज को ढूंढेगा सर जहां पे
जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, जहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो स्टेबल है, बट सर उसका जो मैनेजमेंट है ना वो अच्छा नहीं है, उसका जो स्ट्रैटेजीज है वो अच्छा नहीं है, सर वो जो डिसीजंस लेता है मैनेजमेंट वो अच्छा नहीं है। इसको समझ पा रहा है कि सर प्रोडक्ट्स अच्छा है, अ, वो लोग का प्रेजेंस है, कैश फ्लोज है, सब कुछ अच्छा है, बट प्रॉब्लम इज विद द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और मैनेजमेंट वो कंपनी को बेचना भी चाह रहा है। सर एलबीओ क्या करेगा, लेवरेज बाई आउट फंड क्या करेगा, सर दे विल टेक द डेट फ्रॉम द मार्केट एंड दे विल बाई दैट लिस्टेड कंपनीज। सर वो लिस्टेड कंपनीज को बाई करेगा, पैसा देगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को हटा देगा, बोलेगा भाई टाटा सी यू, चलो निकलो तुम कंपनी से, क्योंकि अब तुमको पैसा दे दिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हटाएगा, उस पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा, पहले तो प्राइवेट में कन्वर्ट करके एलबीओ वाला अपना मैनेजमेंट लेके आएगा जो कि एफिशिएंटली उस कंपनी को मैनेज करे। ये समझ में आ रहा है? सर वो तो पब्लिक कंपनी में भी मैनेज कर सकता था, तो प्राइवेट में कन्वर्ट करने का क्या सेंस बना? प्राइवेट कंपनी में इसलिए कन्वर्ट करने का सेंस बना क्योंकि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, इसमें सबसे ज्यादा मतलब इन्वेस्टर्स का जो ध्यान रहता है वो किस पे सबसे ज्यादा रहता है, किसका डेटा अवेलेबल होता है डेली बेसिस पे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। सर किसमें क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करना पड़ता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, सर पब्लिक कंपनीज को, राइट? तो सर पब्लिक कंपनीज तो ऐसा कंपनीज है जिनपे बहुत सारे रेगुलेशंस रहेगा एज कंपेयर टू व्हाट प्राइवेट, राइट? तो सर जो एलबीओ है ना, जो फंड है, वो हो सकता है रेगुलेशंस के चक्कर में बिजनेस को एक्सपैंड करने का में ध्यान नहीं दे पाए, विच इज पॉसिबल। दैट इज वाई वो लोग क्या करेगा, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा, ताकि वो लोग का जो रेगुलेटरी प्रेशर्स वगैरह ना वो कम रहे और वो अंदर ही अंदर बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाए। बट दे डू नॉट वांट टू बी ऑलवेज इन दी न्यूज। अगर पब्लिक कंपनी है तो सर देर विल बी ऑलवेज बी इन दी न्यूज, वेयर प्राइवेट कंपनी हमेशा न्यूज में नहीं रहेगा। तो लेवरेज बाई आउट फंड क्या करता है, सर ये लोग फंड लेता है, फंड लेके सर पब्लिक कंपनी जो कि पोटेंशियली अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट का इशू दे आर नॉट वर्किंग वेल, मैनेजमेंट को पैसा देके बोलेगा भाई तुम हटो, मैं अपना मैनेजमेंट लेके आऊंगा। पब्लिक को क्या करेगा ये लोग, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेगा, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद अपना मैनेजमेंट जो लेके आएगा वो लोग अच्छे से कंपनी को मैनेज करेगा, और 3 साल 4 साल 5 साल तक अच्छे से मैनेज करके अगेन एलबीओ, वो जो कंपनी था ना, उसको वापस से हो सकता है आईपीओ के थ्रू रूट लाके उसको वापस से पब्लिक बना दे, और सर वहां से पैसा ये लोग अपना एग्जिट कर लेगा। क्योंकि मन में तो ये आएगा ना, सर एलबीओ को कहाँ से फायदा हुआ, वो लोग सर कैसे कमाया, वो लोग ऐसे कमाया ना, जब आईपीओ लेके आया तो उस समय अपना एग्जिट कर सकता है वो लोग, आईपीओ के फॉर्म में एग्जिट कर सकता है, या हो सकता है सर कोई दूसरे कंपनी को बेच देगा। फॉर एग्जांपल मान ले क्या जोमेटो तो लिस्टेड ही है, तो सर जोमेटो के अंदर मान ले कुछ इंटरनल इश्यूज होता है, तो लेवरेज बाय आउट फंड क्या करेगा, दे विल बाई दी कंपनी, कंपनी को बाई कर लेगा, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेगा, अच्छे से मैनेज करेगा 3 4 साल, उसके बाद हो सकता है वापस से आईपीओ ले आए, या स्विगी को बेच दे, कॉम्पिटिटिंग फर्म, कॉम्पिटिटिंग फर्म सेकेंडरी सेल कर दे, राइट? तो उसको सेल कर देगा, लेवरेज बाय आउट। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, स्टोरी के साथ जरूर समझ में आता है। लेवरेज बाय आउट फंड। नेक्स्ट इज प्राइवेट डेट। सर यहाँ पे इक्विटी पोर्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले आप, डेट। जो डेट होगा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेंचर डेट, वेंचर डेट मतलब सर जो फंड है ना, वो ये जो फंड है, फंड सर वो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, स्विगी अर्बन क्लैप वगैरह का, रेदर उसको डेट दे रहा है, डेट, डेट दे रहा है, वेंचर डेट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस्ड डेट। डिस्ट्रेस डेट मतलब सर कंपनी डेट ले चुका था, बट कंपनी का अब औकात नहीं है टू रीपे दी डेट, तो सर वहां पे ये जो प्राइवेट कैपिटल है, ये जो प्राइवेट डेट है, वो क्या करेगा सर, वो सब कंपनीज को डेट प्रोवाइड करेगा कि भाई जाके तुम जो बैंक से लोन लिया हुआ ना, प्लीज उसको पे कर दो, उसको पे कर दो, राइट? तो कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पहला कैटेगरी अपने बात की प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल के अंदर में भी है प्राइवेट इक्विटी एंड प्राइवेट डेट। प्राइवेट इक्विटी में भी है एलबीओ, भी है वेंचर कैपिटल। सर वेंचर कैपिटल मतलब क्या, स्टार्टअप कंपनीज, और एलबीओ क्या सर, थोड़ा स्टेबल कंपनीज में, स्टेबल कंपनीज, राइट? प्राइवेट डेट, सर डेट, डेट उठा के सर, मतलब जो वेंचर डेट है वो बेसिकली क्या करेगा सर, ये सब जो कंपनीज है ये लोग क्या डेट ले सकता है, जो स्विगी अर्बन क्लैप वगैरह, वो लोग सर वेंचर डेट ले सकता है। अगर कोई कंपनी सर डिस्ट्रेस में है, तो सर जो प्राइवेट जो वीसी है, वीसी, वो लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं सर, डिस्ट्रेस डेट प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब कंपनीज को, कि यार अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छा नहीं है, तो यू कैन टेक द डेट एंड यू कैन पे ऑफ योर ओल्ड लोन ऑब्लिगेशंस। सर पुराना डेट्स वगैरह क्या करो आप, बता दो। परफेक्ट। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इज प्राइवेट कैपिटल। सेकंड, रियल स्टेट।
रियल स्टेट सर, रियल स्टेट का मतलब क्या हुआ सर? इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट और इट कैन बी फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल इज फाइन कि तुम फ्लैट्स वगैरह खरीद रहा। कमर्शियल मतलब सर फैक्ट्री, ऑफिस, ठीक है, वेयर हाउस वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा, राइट? तो रियल एस्टेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेसिडेंशियल और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कमर्शियल। ऑल्सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेट। डेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब सर कोई और प्रॉपर्टी बाई कर रहा है एंड मैं उसको लोन दे रहा हूँ। मेरा फ्रेंड बाई कर रहा है प्रॉपर्टी, मैं क्या कर रहा हूँ? उसको लोन दे रहा हूँ। एंड वो बंदा क्या करेगा सर? वो भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेगा, तो आपका भी स्टेक हो गया ना रियल स्टेट के अंदर में। इट्स इन दी इनडायरेक्ट फॉर्म। पहले आप क्या कर रहे थे सर? डायरेक्टली अपने प्रॉपर्टी बाई कर रहे थे। मैं बोला आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाई नहीं करेंगे सर, लोन देंगे, लोन, डेट, डेट देंगे। किसको देंगे सर? कोई फ्रेंड को दे रहा है। कोई फ्रेंड मेरा से फैक्ट्री खरीद रहा है, ठीक है, उसको 1 करोड़ चाहिए एंड मैं 10 लाख रुपीज दे रहा हूँ उसको। अरे तो आपने भी एक तरीके से रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में, रियल स्टेट में पार्टिसिपेट किया ना? हाँ सर किया। डायरेक्टली नहीं किया बट इनडायरेक्टली तो किया ना। मतलब यू हैव द एक्सपोजर दैट विल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो सर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Debt investments also. There can be publicly listed real estate. Yes, जो मैं बोल रहा था, REITs, 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 Real Estate Investment Trusts, Real Estate Investment Trusts. सर ये क्या होता है? जैसे आप रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट करते हो, प्रॉब्लम क्या होता है सर? पैसा बहुत चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बहुत चाहिए ना। फ्लैट बाई कर रहे हो, प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, पैसा बहुत चाहिए। सेकंड, सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है सर? लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। सर जब प्रॉपर्टी बेचना चाहे, हो सकता है उस समय बायर अवेलेबल नहीं है, और अगर बायर अवेलेबल है भी तो सर मेरे अकॉर्डिंग प्राइसेस देने के लिए रेडी नहीं है। इट हैपेंस। समझ पा रहे हैं ना ये सब चीज? सर बायर अवेलेबल नहीं है और बायर अवेलेबल है, सर द प्राइस विच आई वांट टू सेल इज नॉट रेडी। और प्रॉपर्टी कैन बी डिस्प्यूटेड ऑल्सो। बहुत सारा ऐसा होता है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होता है, प्लस यू हैव टू पे कमीशन, ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ता है, राइट? तो सर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम तो है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज व्हाट? ह्यूज आउटफ्लो। तो सर अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है बट स्टिल आई वांट टू टेक एक्सपोजर इनटू द रियल एस्टेट, हाउ आई कैन टेक? रीट्स के। सर रीट्स क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सर मतलब सर एक ऐसा ट्रस्ट है, ये इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, जहां पे आप 500 रुपीज दे के भी रियल एस्टेट में एक्सपोजर ले सकते हो। है 500 रुपीज में? हाँ भाई, 500 रुपीज में। रीट्स का सर जो शेयर होता है वो ट्रेड होता है मार्केट के। फॉर एग्जाम्पल इम्बेसी, चेक करना, इम्बेसी रीट्स, इम्बेसी रीट्स आई थिंक 400 लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 400 रुपया के आसपास। मतलब अगर आपको एक्सपोजर लेना है रियल एस्टेट के अंदर में, तो आप इम्बेसी का रीट्स बाई कर लो, मतलब इम्बेसी का शेयर बाई कर लो एट 400 रुपीज। तो सर मेरे को कैसे फायदा होगा? फायदा ऐसे होगा, आप 400 रुपीज इन्वेस्ट किया, वैसे बहुत जन इन्वेस्ट कर रहा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। एंड तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर एक्चुअली आपका पैसा जो ले रहा है ना, वो क्या कर रहा है? वो प्रॉपर्टी बाई कर रहा है आपके बिहाफ। यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग, दैट प्रॉपर्टी, दैट पोर्टफोलियो मैनेजर इज एक्चुअली बाइंग द प्रॉपर्टी ऑन योर बिहाफ। तो सर उससे मेरे को क्या फायदा होगा? उससे फायदा आपको ये होगा, जो पोर्टफोलियो मैनेजर प्रॉपर्टी बाई कर रहा है ना, वो प्रॉपर्टी को वो लोग रेंटल पे चढ़ाएगा, भाड़े पे, रेंट पे। एंड वो जो रेंटल आएगा पोर्टफोलियो मैनेजर को, वो आपको वो आपको एज अ शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में देगा। क्या देगा? डिविडेंड के फॉर्म। ये आपको फायदा होगा। प्लस आपने शेयर बाई किया है, तो जब भी तुम शेयर बाई करता है, दो चीज चाहता है, एक डिविडेंड और सेकंड क्या? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है तो सर कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। प्लस रीट्स में फायदा क्या है? जब आप बेचना चाहे बेच दो, इट्स अ शेयर, पूरा का पूरा शेयर है कि सर अभी बाई किए, शाम को बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। लिक्विडिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है, डिस्प्यूट का इशू बिल्कुल भी नहीं है। आपको डिविडेंड भी मिलेगा प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो रीट्स क्या है सर? लिक्विड है। इसलिए मैंने याद है एक जगह लिक्विडिटी के पॉइंट में, इलिक्विडिटी के पॉइंट में एक्सेप्शन लिखवाया था, एक्सेप्शन लिखवाया था रीट्स। सर रीट्स है तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, बट है क्या? लिक्विड। क्यों? क्योंकि सर वो ट्रेड होता है मार्केट, एनएससी बीएससी पे ट्रेड होता है। समझ में आ रहा है आपको? रियल स्टेट का अपने पास सेपरेट चैप्टर, वहां पे वापस अपने डिस्कस करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई मैं टच अपॉन कर सकता हूँ, एक चीज को लेकर मैं एकदम ड्रिल डाउन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव इन दिस फर्स्ट एनिवर्सरी। बट हाँ एक बार एक सुपरफिशियल लेवल पे सर समझ में तो आ जाए कि रियल स्टेट में प्रॉब्लम क्या है, और रिट्स से सर अपने कैसे फायदा उठा सकते, रिट्स को बाई सेल कर सकते हो। इज इट फाइन? हाँ जी सर, समझ में आया। तो प्राइवेट कैपिटल, रियल स्टेट, नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्स में यू हैव कमोडिटी। सर कमोडिटी में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, मान लो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, सर गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मेरे को आपसे आंसर चाहिए। सर गोल्ड बाई कर लो, फिजिकल गोल्ड बाई कर लो, और सर गोल्ड ईटीएफ बाई कर लो। गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ जो ट्रेड होता है मार्केट्स का, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स का ईटीएफ ट्रेड होता है, वैसे गोल्ड का ईटीएफ, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या सर उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड बनाता है। अरे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सर रेदर देन बाइंग दी गोल्ड, एक काम करते हैं ना, उस कंपनी का शेयर बाई कर लेता हूँ, जो कंपनी गोल्ड बनाता है, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, उस कंपनी को फायदा होगा, उस कंपनी को फायदा होगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। सर इफ आई बॉट दी शेयर, मेरे को फायदा होगा। दैट कैन बी दी अनदर फॉर्म। और यू कैन इन्वेस्ट इनटू द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द गोल्ड, जैसे गोल्ड का फ्यूचर्स बाई कर लो, गोल्ड का फ्यूचर्स बाई कर लो। ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट? इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सर यहाँ पे कमोडिटी। सेकंड, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, बात किए थे। सर फार्म लैंड मतलब फार्म फार्म, सर वैसा जमीन जहाँ पे सर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेगा, एंड वी विल हार्वेस्ट दोज क्रॉप्स, और उसको क्या करेंगे सर, अपने मार्केट में बेचेंगे, सेल करेंगे, उससे मेरे को इनकम आएगा। और सर अपने खुद वहां पे खेती नहीं करे, वी आर नॉट डूइंग दी खेती, काम नहीं करे, बट हो सकता है वो लैंड को सर लीज पे दे देते हैं, भाड़े पे, रेंटल, वहां से रेंटल इनकम आएगा। फार्म लैंड। टिम्बर लैंड, टिम्बर लैंड में क्या होगा सर? सर टिम्बर लैंड भी काइंड ऑफ फार्म लैंड है, कि सर क्या तो अपने उस लैंड को भाड़े पे दे दे, या सर जो टिम्बर है सर जो वुड्स है, वो वुड्स को हार्वेस्ट करके वी कैन सेल दोज वुड्स इनटू द मार्केट, वी विल अर्न द इनकम, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो सर फायदा कैसे होता है फार्म लैंड और टिम्बर लैंड में? दो टाइप का फायदा, एक होता है सर क्रॉप्स या जो वुड्स है उसको सेल करने से फायदा होता है। सेकंड फायदा इज व्हाट? कैपिटल अप्रिसिएशन। अरे जमीन लैंड का भी तो अप्रिसिएशन होगा ना, लैंड अप्रिसिएशन, दैट कैन आल्सो बी दी फायदा, दैट कैन आल्सो बी दी बेनिफिट इन केस ऑफ फार्म लैंड एंड टिम्बर लैंड, राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट ना मेरे को रियल स्टेट की जगह रियल एसेट्स लिखाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। सर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या हुआ, कि सर मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है स्कूल्स के अंदर में, हॉस्पिटल्स के अंदर में, ब्रिजेस, रोड्स, टोल्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। देयर इज अग्रीमेंट नोन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देखो जनरली जो रोड्स टोल्स वगैरह कौन बनाता है? सर गवर्नमेंट बनाता है, राइट। बट एज अ इन्वेस्टर, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, सर क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ भाई इन्वेस्ट कर सकता हूँ, थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पी पी पी। यू आर इन्वेस्टिंग इनटू लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो थ्रू प्रॉपर्टी, सॉरी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर पब्लिक का इन्वेस्टमेंट्स एंड प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल अडानी, दे हैव अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, जहाँ पे सर गवर्नमेंट का भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट होगा एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब अडानी का भी इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो सर उस जगह से फॉर एग्जांपल कोई टोल में गवर्नमेंट भी खर्चा किया और अडानी इंटरप्राइज भी खर्चा किया, ठीक है, तो सर टोल से क्या आता है? टैक्सेस आता है, टोल कलेक्शन आता है। तो सर वो जो आएगा ना कलेक्शन, दैट ऑल्सो विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन व्हाट? द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अडानी, ठीक है। बट सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होता है जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, पार्क्स, ठीक है, पार्क्स मतलब मैदान, पार्क्स, वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनता है, सर टोल रोड्स बनता है, फिर ब्रिजेस बनता है, रोड्स बनता है, ऑल दिस आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो जहाँ पे गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करेगा प्लस पब्लिक प्लस सॉरी प्राइवेट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी होगा। तो थ्रू दैट यू कैन टेक द एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाया व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। वी हैव डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, लास्ट चैप्टर इसी के बारे में, डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो और हेज फंड। हेज फंड, सर हेज फंड क्या होगा? देखो हेज फंड भी सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी जैसा ही होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कि सर एलपी पैसा डाल रहा है, जीपी
जीपी को दे रहा है, जीपी पोर्टफोलियो कंपनीज में डाल रहा है। सर हेज फंड में क्या अलग है? हेज फंड में एक चीज अलग है, इंस्टेड ऑफ पोर्टफोलियो कंपनीज, जो हेज फंड होता है ना, जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये प्राइवेट इक्विटी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है। वैसे यहाँ पे हेज फंड होगा, जहाँ पे हेज फंड में सर एज ए एलपी वी विल इन्वेस्ट इनटू दी हेज फंड, अपने पैसा हेज फंड को देंगे, और हेज फंड क्या करेगा सर, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में लगाएगा, अलग अलग कंपनीज में लगाएगा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में लगाएगा। सर स्ट्रैटेजीज का मतलब हो सकता है सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ले, सिर्फ बाई करे, सिर्फ सेल करे, शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल, सिर्फ शॉर्ट सेल कर सकता है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकता है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकता है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकता है, ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स में के हिसाब से पोजीशन ले सकता है, सर कहीं पे मर्जर्स एक्विजिशन होने वाला है वहां पे पैसा डाल सकता है। मतलब हेज फंड्स के लिए रास्ता पूरा ओपन है, दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, दैट इज व्हाई दे टेक हायर रिस्क आल्सो, बहुत ज्यादा रिस्क भी लेता है। दैट इज व्हाई एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन हेज, अपने पैसा नहीं लगा सकते। सर कौन लगा सकता है पैसा? एचएनआईस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, राइट? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, insurance companies, yeah, pension funds, endowment, they can invest into the hedge funds depending on their risk. They can invest into the hedge funds because जो पैसा लगेगा ना आपका लंबे टाइम के लिए लगेगा, 6 7 years 8 years। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स अपने तो क्या सर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, प्लस म्यूचुअल फंड तो अपने को डेली एनएवी दिखाता है, नेट एसेट वैल्यू, डेली रिपोर्टिंग मैंडेटरी है एज पर सेबी। हेज फंड को भाई डेली रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है, मतलब तुम अगर आज पैसा लगाया है, अगर तुमको जानना है 1 महीना के बाद आपका पैसा का क्या पोजीशन है, हेज फंड को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वो बताएगा कि क्या पैसा आपका कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज। दैट इज वाई रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू व्हाट हेज फंड, क्योंकि आपको डेली डेली बेसिस पे पोजीशन नहीं पता लग रहा ना कि आपका पैसा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। दैट इज वाई सर जो एच एन आईज है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ मिनिमम से $10 million, मिनिमम $10 million है, देन यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू व्हाट हेज फंड। ऑल्सो दे इन्वेस्ट इनटू इलिक्विड एसेट्स, इलिक्विड, सर कोई कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा फॉर 6 years 7 years 8 years, जहाँ पे सर पैसा आने में टाइम लगेगा, दे कैन डू अ लॉट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, बहुत ज्यादा लेवरेज लेगा, लेवरेज डेट, डेट उठा के दे विल इन्वेस्ट, दे विल यूज अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शंस वगैरह बहुत ज्यादा यूज करेगा, फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स, वो सब में इन्वेस्ट करेगा, राइट? तो मतलब हेज फंड के लिए रास्ता बिल्कुल ओपन है, दे कैन इन्वेस्ट एनीवेयर, एनीवेयर, दैट इज व्हाई दे टेक अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा रिस्क भी लेते हैं। हेज फंड का अलग से चैप्टर है, डोंट वरी, हेज फंड का अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे पूरा का पूरा डिस्कशन है, बट एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया सर हेज फंड है क्या। नाम देखो क्या है इसका, हेज, हेज फंड, तो क्या सर ये अपने आप को हेज करता है? नहीं, इसका नाम है हेज फंड लेकिन अपने आप को हेज नहीं करता। कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हेज फंड सर फील आ रहा है ये जो फंड है वो अपने आप को हेज करेगा कोई पोजीशन लेके, हेज नहीं करता है हेज फंड। तो ये मिथ को एकदम वो कर दो भाई कि भाई हेज फंड अपने आप को हेज नहीं करता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा रिस्क लेता है हेज फंड, टेक लॉट ऑफ रिस्क, दैट इज वाई रिटेल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इनटू व्हाट। इज इट क्लियर? यहाँ तक कंट्रोल में है भाई सारा चीज, परफेक्ट। अब एक बार फटाफट से स्कैन कर लेते हैं भाई, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एलबीओ, वेंचर कैपिटल, ये सब सारा चीज अपने डिस्कस किए, वेंचर डेट, डिस्ट्रेस डेट, फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया, फिर रियल एसेट, ये लोग वर्ड यूज किया रियल एसेट, जो मेरे से मिस हो गया था, मैंने बोला भी था बीच में कि रियल एसेट मेरे को यूज करना चाहिए, बट इट्स फाइन। रियल एसेट्स सर उसके अंदर में रियल स्टेट आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा था रियल स्टेट आ जाएगा रियल एसेट्स में, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, डिजिटल एसेट भी आ जाएगा उसके अंदर में, इज इट फाइन? तो रियल स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे ये लोग कुछ टर्म्स यूज किया हुआ है, इंडिविजुअल रियल एसेट बैक्ड लोन्स, जो मैंने बोला था कि आप अपने फ्रेंड को लोन दे रहे हो, ठीक है, बट ये लोग एक टर्म यूज किया मॉर्टगेज, बैक्ड बाई अ पूल ऑफ मॉर्टगेज, यहाँ पे बगल में लिखो एमबीएस, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, एक बार लिख लो, बैक्ड बाई पूल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज, एमबीएस, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, कहीं पे किए हैं क्या? इक्विटी के अंदर में, इक्विटी के अंदर में क्या, और ये भी बोला था फिक्स इनकम में तो अलग पूरा चैप्टर है एमबीएस को लेके, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज इक्विटी का फर्स्ट चैप्टर में किया एमबीएस, नेचुरल रिसोर्सेज, कमोडिटीज, फार्म लैंड, टिम्बर लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स दैट प्रोवाइड व्हाट, पब्लिक सर्विसेज, इसके बगल में लिखना नॉट कमर्शियल एसेट्स, कमर्शियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का बात नहीं हो रहा है सर, पब्लिक सर्विसेज को लेके बात हो रहा है, डिजिटल एसेट्स, और लास्ट में क्या, हेज फंड्स, ठीक है। एलओएस नंबर ए अपना भाई पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एलओएस ए को फटाफट से समराइज कर ले, और सर समराइज कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा चीज डिस्कस किया एलओएस ए के अंदर में।
सर व्हाट अबाउट द फीचर्स एंड द कैटेगरीज ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या कैटेगरीज है। तो फीचर्स में अपने बात की कि सर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। लेस लिक्विड है सर, लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा का आउटफ्लो बहुत ज्यादा होता है बिकॉज अपने से रियल एसेट्स वगैरह में, रियल स्टेट्स वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, हेज फंड्स वगैरह में पैसा लगा रहे हैं, राइट सर। डेटा हो सकता है अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो सर रियलाइबल नहीं है ज्यादा, राइट। वी यूज अ लॉट ऑफ डेरिवेटिव, वी यूज अ लॉट ऑफ शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंसेंटिव फीस, मैनेजमेंट फीस, इंसेंटिव फीस वगैरह अपने जीपी को, जनरल पार्टनर्स वगैरह को भी पे आउट, राइट। तो उसके बाद आपने बात की कैटेगरीज को लेकर, जो अभी बात की जैसे रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, कमोडिटीज, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, वो सब जगह क्या पैसा लगेगा, हेज फंड्स, राइट, डिजिटल एसेट्स वगैरह के अंदर में इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। परफेक्ट। सो ये था आपका एलियस नंबर ए, दिस वाज योर एलियस नंबर। नेक्स्ट इज एलियस नंबर बी। नेक्स्ट इज एलियस नंबर बी, compare direct investments, co-investments and fund investment methods for alternative investment। सर कैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑल्टाई के अंदर में, कौन कौन सा मेथड है। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि सर डायरेक्टली पैसा डाल दीजिए, मतलब जीपी नहीं चाहिए। ये जो पिक्चर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बीच में जो जीपी है ना सर, जीपी नहीं चाहिए। वी हैव सफिशिएंट नॉलेज, एलपी के पास नॉलेज है, वो डायरेक्टली स्विगी में इन्वेस्ट कर सकता है, अर्बन क्लैप में इन्वेस्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या यूज किया ये लोग, को इन्वेस्टमेंट। को इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, मिलके, कि सर जीपी के थ्रू भी पैसा लगाएंगे और कुछ पैसा अपने डायरेक्टली भी लगा सकते, इज इट फाइन। देन फंड इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट मतलब सर जीपी के थ्रू पैसा लगा, पूरा पैसा जीपी के थ्रू लगा। तो तीन टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से। एक हुआ सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर जहां पे फंड का कोई काम नहीं, अपने डायरेक्टली पैसा लगाएंगे क्योंकि अपने पास सफिशिएंट नॉलेज है। सेकंड क्या हुआ सर, फंड इन्वेस्टमेंट, कि नहीं सर फंड के थ्रू पैसा लगाएंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज। एंड थर्ड क्या हुआ, को इन्वेस्टमेंट, सर कुछ पैसा खुद लगाएंगे और कुछ कुछ पैसा जीपे के थ्रू लगाएंगे। समझ में आया, समझ में आ गया। बट इतना इजी नहीं है समझना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा चीज को लेके ये लोग डिस्कस किया है। बट ना ये लोग जो डिस्कस किए, मतलब बहुत ज्यादा व्हाट यू से प्रॉपरली लिखा नहीं है, एक एक चीज को लेके क्लासिफाई किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर समरी बना दिया सो दैट इट्स बिकम इजी फॉर यू। प्लस यहाँ पे डिफरेंसेस वगैरह को भी पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दिया सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाए। बट एक मोटा आइडिया तो पड़ गया कि सर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, को इन्वेस्टमेंट्स और फंड इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। उसको मैंने यहाँ पे वापस से वो पिक्चर दिखाया, मतलब बना दिया ऑलरेडी, जो मैं आपको दिखा रहा था। देखो ये इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर कौन हो गया, एलपी। एलपी क्या करेगा सर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या जीपी में पैसा डालेगा, फंड इन्वेस्टिंग, इसलिए वर्ड यूज किया फंड इन्वेस्टिंग। और वो पैसा जीपी विल इन्वेस्ट इनटू पोर्टफोलियो कंपनी 1 2 3, अर्बन क्लैप, स्विगी, जोमेटो, या से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। या इन्वेस्टर सर क्या करेगा, को इन्वेस्टिंग करेगा। हैविंग को इन्वेस्टिंग राइट मींस सर अपने पास राइट है, एलपी के पास राइट है कि आपका मन, आप कुछ पैसा पोर्टफोलियो कंपनी 3 में से अलग से भी लगा सकते हो। आप जीपी को भी कुछ पैसा दे रहे हो, प्लस यू हैव अ राइट, राइट बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। कहीं की है ऑप्शंस के अंदर में, सर इन्वेस्टर्स के पास क्या राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपका मन, आपको इन्वेस्ट करना है, को इन्वेस्टिंग राइट्स। थर्ड इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देख मैंने ऐसे सारा उड़ा दिया, इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके पोर्टफोलियो कंपनी 4 में लगा दिया कि भाई मेरे को जीपी वगैरह नहीं चाहिए, आई हैव द सफिशिएंट नॉलेज, आई हैव द टीम हु हैव द हु कैन डू एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली। परफेक्ट। अब उसका एक एक पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने लिखा है। सर फंड इन्वेस्टिंग, फंड इन्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ सर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने डायरेक्टली पोर्टफोलियो कंपनी में नहीं लगा, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू द पोर्टफोलियो कंपनीज, ठीक है। वी आर इन्वेस्टिंग थ्रू दी व्हाट, जीपी। और जीपी बीच में क्या चार्ज करेगा, फीस, याद रखना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया फंड। इन्वेस्टर्स विद लेस कैपिटल और रिसोर्स, सर अगर मेरे पास पैसा कम है तो मैं जीपी के पास जाऊंगा, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, और वो जीपी को पैसा देके मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्विगी को चाहिए 50 लाख रुपीज, आपके पास है 10 लाख रुपीज। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, डायरेक्ट, सर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना चाहिए, 50, बट 50 है आपके पास नहीं, सर कितना, 10 है। आप 10 दे दो, कोई दूसरा एलपी 10 दे देगा, थर्ड पार्टी, थर्ड एलपी 10 दे देगा, ऐसे करके 10 15 ऐसे करके मिलके टोटल जीपी के पास 50 आ जाएगा। वो 50 आप डायरेक्टली वो स्विगी को दे सकते हैं, वो स्विगी में इन्वेस्ट कर सकता है। इज इट फाइन, कि सर अगर लेस कैपिटल है, लेस रिसोर्स है, तो अपने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू दी फंड, जीपी के थ्रू। इन्वेस्टर्स विद लेस एक्सपर्टाइज, सर मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, बात
तो आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करो, जीपी को दो। फीस हाई, बात हुआ है कि सर फीस तो हाई है, क्योंकि जीपी फीस चार्ज करेगा ना बीच में, मैनेजमेंट फीस, इंसेंटिव फी, वो कट करके आपको देगा। हैव टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस फॉर वेरियस फंड। एज ए एलपी आपको देखना पड़ेगा यार कौन सा जीपी सबसे अच्छा ड्यू डिलिजेंस ऑडिट करेगा, ठीक है, कि सर इस जीपी को दे, कोई दूसरा जीपी को दे, थर्ड जीपी किसको दे, किसको दे, उसका ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा, आप करोगे एज ए एलपी। एज ए लिमिटेड पार्टनर यू हैव टू डू दी ड्यू डिलिजेंस। सर ये कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा, जीपी करेगा, उसका काम ही तो यही है, उसका तो काम ही यही है सर, कंपनीज को ऑडिट करना मतलब उसका ड्यू डिलिजेंस करना, सर विच कंपनी टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। तो जीपी विल डिसाइड विच कंपनी टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, बट एज ए एलपी यू विल डिसाइड विच टू विच जीपी यू विल गिव दी मनी, कौन सी जीपी को तुम पैसा देगा। चलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैव टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस फॉर वेरियस फंड, कंपनी नहीं लिखा है यहाँ पे, वेरियस फंड्स लिखा है, मतलब जीपी को। फंड्स हैव लॉकअप पीरियड, मतलब जब तुम जीपी को पैसा दिया ना, जीपी बोलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तुम मेरे पास मत आना पैसा, लॉकअप, लॉकअप जेल में बंद कर दिया। समझ में आ रहा है ना, लॉकअप किसे, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक पैसा मत ले, क्यों, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बात हुआ है, तो जो पैसा होगा ना उसको अपने को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना, 5 ईयर्स 6 ईयर्स। अरे कोई स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तुम थोड़ी बोलेगा आज इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स विड्रॉ दी मनी आफ्टर 1 ईयर, नो, बिकॉज हो सकता है आपका अभी लॉसेस है, नेक्स्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, सो यू कैनॉट withdraw your money in next 6 months or 1 year ना, you have to give them the time कि भाई 5 ईयर्स 7 ईयर्स में से 5x 6x करके देगा, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि सर दैट इज वाई वी शुड हैव व्हाट, लॉकअप पीरियड। तो सर ऑब्वियसली अगर लॉकअप पीरियड है तो डिफिकल्ट टू एग्जिट, इतना जल्दी तुम एग्जिट नहीं कर सकता 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर। हायर डाइवर्सिफिकेशन, राइट, क्योंकि फंड इन्वेस्टिंग करेगा तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर फुल 10 लाख रुपीज इनटू स्विगी, हो सकता है सर 2 लाख रुपया वो मेरा स्विगी में इन्वेस्ट करे, 2 लाख रुपीज अर्बन क्लैब में इन्वेस्ट करे, 2 लाख रुपीज फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करे, 2 लाख रुपीज कोई दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करे। योर एंटायर 10 लाख रुपीज एज अ कॉर्पस may not be invested into a single company, rather it will be invested into different companies, so you will be able to enjoy what, diversification. Next you have co-investing, so direct investing right, which is co-investing right plus indirect investment via fund, मतलब कुछ पैसा co-investing के अंदर में, कुछ पैसा आप co-investing के अंदर में कुछ पैसा आप इन्वेस्टर, सर हाँ, co-investing के अंदर में सर कुछ पैसा आप जीपी में दोगे और कुछ पैसा आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे पोर्टफोलियो कंपनी, वही लिखा है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग राइट, आपके पास राइट है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया को इन्वेस्टिंग राइट। इन्वेस्टर्स लर्न द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फ्रॉम द फंड मैनेजर, फंड मैनेजर से सीखता है, जीपी से सीखता है कि यार कैसे पैसा लगाया जाता है, जीपी से एज ए एलपी अपने सीखते हैं सर कैसे पैसा लगाया जाता है। फीस इज लेस, क्योंकि सर अपने पूरा का पूरा पैसा फंड को नहीं दे रहे हैं ना, वी आर इन्वेस्टिंग से 80% थ्रू दी फंड एंड 20% बाई आवर सेल्फ, अपने खुद रिसर्च करके 20% इन्वेस्ट करते हैं और 80% फंड को दे रहे, जीपी को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अपने को फीस किस पे देना पड़ेगा, इंटायर 100 पे और 80% पे, ऑब्वियसली 80% पे, जितना जीपी को फीस, जितना जीपी को फंड दे रहा है दैट एक्सटेंड ओनली विल हैव टू पे दी फीस, राइट। इट कैन बी एक्टिव मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि तुम यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर रहा है ना, कौन सा कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो कंपनी 3 में करना है, 4 में करना है, 5 में करना है, दैट इज वाई यू डू व्हाट, एक्टिव मैनेजमेंट। कैन बी सब्जेक्ट टू एडवर्स सिलेक्शन बायस, इंपॉर्टेंट, co-investment can be subject to can be subject to adverse selection bias, means जो fund manager है ना, they may provide less attractive investment opportunities है, सर ये कैसे, ये जो जीपी है ना वो एलपी को बोलेगा यार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, इनको जो बोला ना इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, हो सकता है वो कंपनी उतना अच्छा नहीं है, इट्स पॉसिबल, क्यों, क्योंकि सर जीपी का पैसा तो पूरा नहीं लगा उस कंपनी में, थोड़ा लगा, वेयर हो सकता है जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, मतलब जो एलपी है ना उसका पैसा काफी लगा, तो वो ज्यादा माथा नहीं लगाएगा, बोलेगा भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रिसर्च करना चाहिए, जितना सपोर्ट मैं कर पाऊंगा एज ए जीपी मैं आपको कर दूंगा। तो देर कैन बी एडवर्स सिलेक्शन बायस, मतलब कि सर जो जीपी पोर्टफोलियो कंपनी 3 में जो पैसा लगा रहा है ना, जीपी बोल रहा भाई मेरा पूरा तो पैसा लगा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम पैसा हो सकता है जिस एलपी का लगा है, तो वो हो सकता है इतना दिमाग नहीं दौड़ा है टू सिलेक्ट पोर्टफोलियो कंपनी, समझ में आ रहा है, एडवर्स सिलेक्शन बायस। सर जो जीपी एलपी को बोलेगा ना पैसे इन्वेस्ट करने, हो सकता है वो कंपनी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जीपी उतना अच्छे से उसको ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, जीपी मे नॉट हैव डन दी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, फंड मैनेजर में प्रोवाइड लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट,
इन्वेस्टर्स कौन हो गया यहाँ पे एलपी, और फंड मैनेजर कौन हो गया यहाँ पे जी। इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट्स, फंड मैनेजर गिव्स एक्सेस टू द डेटा रूम फॉर द ड्यू डिलिजेंस कैरिड आउट बाय द फंड मैनेजर। बोला डायरेक्ट इन्वेस्टिंग राइट में हो सकता है कि सर जो जीपी के पास अपना डेटा रूम है ना, जो पोर्टफोलियो कंपनी 1 2 3 4 का जो डेटा गैदर किया फाइनेंशियल्स एवरीथिंग, वो हो सकता है कि सर जो इन्वेस्टर्स है एलपी को उसका एक्सेस दे दे कि भाई मैंने ड्यू डिलिजेंस कर लिया, आप भी एक बार चेक कर लो फॉर योर कंफर्ट। तो हो सकता है एलपी जीपी जो ड्यू डिलिजेंस किया ना उसके हिसाब से कंफर्ट लेके दे मे प्लान टू व्हाट, तो वो लोग हो सकता है बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस नहीं करे पोर्टफोलियो कंपनी 3 का, दे मे रियलाई ऑन व्हाट, जीपी का ड्यू डिलिजेंस। थर्ड इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पे अपने ये फंड इन्वेस्टिंग नहीं करेगा, जीपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अपना पैसा डायरेक्ट लगाएंगे। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए अपने को, एक्सपर्टाइज चाहिए, अपना इन हाउस टीम चाहिए जो कि पोर्टफोलियो कंपनी 4 को अच्छे से इवेलुएट करे, बिकॉज नाउ जीपी इज नॉट हेल्पिंग यू, नाउ जीपी इज नॉट देयर इन दी पिक्चर, यू आर इन्वेस्टिंग व्हाट डायरेक्ट। फायदा क्या होगा, फीस, फीस नहीं लगेगा ना यहाँ पे बाबा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू दी जीपी यू हैव टू पे दी फीस, बट इफ यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एज अ एलपी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दी फीस। तो बट हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, सर पैसा बहुत ज्यादा जाएगा। स्विगी में अगर तुमको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, हमारे पास 10 लाख रुपीज है, स्विगी को चाहिए 50 लाख रुपीज, यू नीड व्हाट, हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, हायर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास आप डायरेक्टली कंट्रोल है कंपनी में, जीपी में तो सर जीपी के पास कंट्रोल है उस कंपनी का, आपके पास कंट्रोल नहीं है। जब आपको एग्जिट करना है, डिपेंड करता है जीपी कब आपको एग्जिट देगा, बट इफ आई हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली इनटू द कंपनी इट डिपेंड्स ऑन मी, दैट इज व्हाई आई हैव हायर कंट्रोल ऑन दैट कंपनी। प्लस सर जब एग्जिट करना पड़े आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एग्जिट। नो एक्सटर्नल फीस, बात हो चुका कि सर फंड मैनेजर को जीपी को कोई फीस नहीं देना है, लेस डाइवर्सिफिकेशन, स्विगी में अपने पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज लगा दिए, डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया। वेर अगर फंड को देते वो 50 लाख रुपीज, तो सर फंड अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता मेरा पैसा, तो आई वुड हैव एंजॉयड व्हाट। और एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। बात हुआ था कि सर आपका खुद का टीम होना चाहिए, इन्वेस्टर का खुद का इन हाउस टीम होना चाहिए ना, जो कि पोर्टफोलियो कंपनी में सोचेगा सर इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस इज एक्चुअली व्हाट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इट। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है। सर सबसे कम ड्यू डिलिजेंस किस में चाहिए, फंड इन्वेस्टिंग, को इन्वेस्टिंग या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, सबसे कम ड्यू डिलिजेंस फंड इन्वेस्टिंग। सर व्हाट अबाउट को इन्वेस्टिंग में, को इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि सम मनी यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू वाया जीपी और यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग ऑल्सो, और सबसे ज्यादा तो सर ड्यू डिलिजेंस डायरेक्ट, क्योंकि आई एम इन्वेस्टिंग व्हाट डायरेक्टली इनटू दी। इज इट फाइन, समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस। और देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस के फॉर्म में लिखा हूं सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू कि सर तीनों चीज में मेरे को क्या क्या चीज। इज इट फाइन, परफेक्ट। तो ये था आपका एलियस नंबर बी। परफेक्ट, चलिए एक बार मैं स्टॉप करता हूँ आज का क्लास, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में मेरे को सम्स वगैरह करवाना है, तो आई प्लान कि सम्स इस क्लास में करा दूं, बट आई थिंक थोड़ा सा हेवी हो जाएगा फिर आपके लिए। एलियस नंबर ए, एलियस नंबर बी एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर में वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद दी सम्स। सम्स को स्टार्ट करते हुए मैं आपको थ्योरी कवर अप करवा दूँ। परफेक्ट, दैट्स इट।